हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम studykhazana.com। और आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। तो इंडेमनिटी का क्या मतलब है कि इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, उसमें क्या होता है कि जो एक पार्टी है ए जो है वो बी से ये कहता है कि अगर आपको मेरी या मेरे किसी कंडक्ट की वजह से या किसी और वजह से, सपोज करिए ए बी से कहता है कि मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से XYZ कोई भी हो सकता है, अगर आपको कोई नुकसान होता है, अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। मतलब जितना भी नुकसान होगा वो सारा आपको मैं दूंगा। यहां पर जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है, जो ए है, वो उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर, और जो बी है जिसके साथ प्रतिज्ञा की जाती है, मतलब कि जिसको कि लाभ होना है, अगर इसको कोई नुकसान हुआ तो ए इसको उस नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में वो ये है कि इंग्लिश लॉ थोड़ा वाइड है और इंडियन जो लॉ है 124 जो सेक्शन है वो थोड़ा नैरो है, संकीर्ण है। मतलब कि जो इंग्लिश लॉ है उसमें जितनी भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो सेक्शन 124 है उसमें इंश्योरेंस उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो जिस तरह से इंटरप्रेट किया है कई केसेस में, उसमें उन्होंने माना है कि जो इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, उसमें जो जनरल इंश्योरेंस हैं वो आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 125 में बताया गया है कि क्या क्या राइट होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के। इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट हैं? द प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर ऑल डैमेजेस। मतलब कि अगर ए ने बी के साथ प्रॉमिस की कि अगर कोई नुकसान आपको होता है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है, जो डैमेजेस होंगे, उनको मैं आपको दूंगा मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको वो नुकसान हो, तो दोनों स्थितियों में आपको वो मैं दूंगा जो भी डैमेजेस होंगे। तो जो सेक्शन 125 है उसमें बताया गया है कि ऑल डैमेजेस, कॉस्ट और सम्स, मतलब जितना भी आपको जिस तरह का नुकसान हुआ है वो सारा आप जो प्रॉमिसर है, मतलब जो इंडेमनीफायर है आपका, उसके साथ आप उसको, उससे आप जो भी नुकसान है आपका, डैमेजेस हैं, चाहे कॉस्ट है या सम्स हैं, वो सारा आप उससे वसूल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूं कि इंडेमनिटी का क्या एग्जांपल होता है। जैसे कि सपोज करिए कि आप कोई एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ए बी एक ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, और ए ये कॉन्ट्रैक्ट एक उनके साथ करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको, मतलब अगर कल को ये पता चलता है, मैं मान लीजिए ये तो पूरा पैसा देके ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और अब ये तो डर होता है कि पता नहीं ऐसा ना हो कहीं कुछ बाद में इसमें कोई दिक्कत हो, तो ए उसमें एक क्लॉज, जब जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है उसमें क्लॉज होता है कि जो अगर
मतलब आज तक ये ज़मीन या जो प्लॉट या मकान जो भी है वो पूरी तरह से ठीक है, कोई इसके ऊपर मुकदमा नहीं है या कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपका जितना भी पैसा है वो मैं आपका विद इंटरेस्ट लौटा दूं। तो ये जो क्लॉज है, इस तरह का जो क्लॉज होगा कहीं पर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आएगा कि मतलब मेरी वजह से, मेरी किसी एक्ट की वजह से या किसी थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है, उसका जो मुआवजा है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो इंग्लिश लॉ है और जो इंडियन लॉ है, इंग्लिश लॉ में तो सारे जो इंश्योरेंस हैं, जनरल लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना गया है। लेकिन इंडिया में वैसे तो नहीं माना गया, लेकिन जो कोर्ट हैं जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेट किया है कई केसेस में, उसको देखकर लगता है कि कोर्ट ने इंग्लिश लॉ की तरह ही उसको, जो इंश्योरेंस हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना है। हालांकि जो इंश्योरेंस हैं वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं वैसे जनरली, समाश्रित संविदा जिसको हिंदी में कहते हैं, सेक्शन 32 है। तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस है वो इंडेमनिटी में आता है। तो देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से ये कहती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, अगर जनरल इंश्योरेंस आप करा रहे हैं, सपोज करिए अपनी शॉप का या अपनी बाइक का या किसी भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो वो ये कहेगी कि अगर आपको कोई नुकसान होता है, नुकसान की तो वजह कुछ भी हो सकती है, जो उसमें है आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका इंश्योरेंस का, उसमें जो क्लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए कि अगर वो चोरी दुकान है आपकी और चोरी उसमें इंक्लूड है, कि मतलब अगर चोरी से आपकी चोरी होती है आपकी दुकान में, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है, जितना भी नुकसान होगा वो सारा बीमा कंपनी आपको देगी, ठीक है। तो ये भी क्षतिपूर्ति की संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से कह रही है कि अगर आपको कोई नुकसान मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से होता है तो जितना आपको नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। तो सेक्शन 125 में बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं, या मतलब अगर आपको क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है इंडेमनीफायर की तरफ से, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन किस किस चीज़ के लिए ले सकते हैं? जो भी आपको लॉस और डैमेजेस हुए हैं, और कॉस्ट ऑल और सम्स, मतलब अगर कोई खर्चा आपका उसको प्राप्त करने में होता है, वो मना कर रहे हैं, तो आप उन सारे खर्चों के लिए उसके ऊपर जिसने आपसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, गारंटी। गारंटी आखिर क्या गारंटी होती है? एक तो गारंटी हो गई कि किसी सामान की गारंटी हो गई कि इस प्रोडक्ट की इतनी गारंटी है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, इसी सब्जेक्ट का जो भाग है। ये जो गारंटी है जो सेक्शन 126 में बताई गई है, इस गारंटी का मतलब है कि किसी पर्सन की गारंटी लेना, किसी व्यक्ति की गारंटी लेना, कि अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए, कोई जॉब चाहिए किसी को, या और किसी वजह से, मतलब कोई उसे नहीं जानता, आप उसकी गारंटी लेते हैं, जी मैं इसको जानता हूँ और अगर ये आपको कोई नुकसान पहुँचाएगा तो वो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूँगा। सीधे शब्दों में जो गारंटी है सेक्शन 126 में वो यही है। एक बार देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन दी हुई है गारंटी की, सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is a contract to perform, to promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the surety. In the person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written.
तो गारंटी की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है कि थर्ड पर्सन, तीन आपने पढ़ा तीन पार्टी इसमें होती हैं, पहली हुई श्योरिटी, दूसरी हुई प्रिंसिपल डेप्टर और तीसरी हुई क्रेडिटर। हिंदी में इसको कह सकते हैं श्योरिटी को प्रतिभू, गारंटर कह सकते हैं, और प्रिंसिपल डेप्टर मतलब मूल ऋणी, और क्रेडिटर मतलब जो कि आपको जिसको गारंटी दी गई है। अभी इसको समझेंगे। तो तीन पार्टी होती हैं और तीनों का आपस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या है, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, बात खत्म। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझ लेते हैं एक बार। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default। तीन पार्टी होती हैं, प्रिंसिपल डेप्टर, श्योरिटी, क्रेडिटर। हिंदी में इसको कहेंगे मूल ऋणी, श्योरिटी, प्रतिभू और इसको कहेंगे लेनदार। तो समझने का प्रयास करते हैं कि गारंटी आखिर होती क्या है। देखिए गारंटी में जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तीन पार्टी होती हैं, ए, बी और सी। क्यों जरूरत गारंटी की पड़ती है, क्या गारंटी होती है, वो सब अभी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए कि ए वो है हमारा, जिसको हम बाद में कहते हैं प्रिंसिपल डेप्टर या फिर मूल ऋणी। बी है हमारा क्रेडिटर कह सकते हैं, हिंदी में लेनदार भी कह सकते हैं, और सी है हमारा गारंटर। या श्योरिटी कह सकते हैं इसको, या गारंटर भी कह सकते हैं, मतलब कि प्रतिभू। होती क्या है गारंटी? एक्चुअली गारंटी जो है वो इस सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। 4 मार्क्स में तो आएगा ही, मतलब 20 में तो आएगा ही आएगा। मतलब जो पूरा सब्जेक्ट है उसमें लगभग 40% गारंटी में से आने के चांस होते हैं गारंटी। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ए हमारा प्रिंसिपल डेप्टर है। प्रिंसिपल डेप्टर कौन होता है? जिसको कि कुछ ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, या फिर लोन उसको लेना है, या और कोई उसको ज़रूरत है। अब बी वो व्यक्ति है जो उसको नौकरी देगा, या फिर बी बैंक है जो उसको लोन देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बी उसको जानता नहीं है। अगर आप लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे और कई बात हो सकती है कि बैंक आपको जानता नहीं है, या फिर आपके अकाउंट में इतना लेन देन नहीं है कि वो आपको इतना लोन दे सके, या बैंक आपसे गारंटी चाहता है कि गारंटी आप दे दीजिए, लोन आपको मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बी के यहाँ नौकरी है, ए को नौकरी करनी है, एलिजिबल योग्य भी है वो नौकरी के, लेकिन अब कैश का लेन देन का मामला है, या कहीं मतलब इस तरह का मामला है कि बी को गारंटी चाहिए कि भाई कल को आप पैसे लेके भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा, या आपने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो अब यहाँ पर गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। अब सी एक ऐसा व्यक्ति है, सब पहले सपोज करिए, पहले हम देखते हैं कि जॉब से इसको जोड़ के देखते हैं। ए को जॉब चाहिए, बी जो है वो जॉब देने वाला है, और सी ऐसा व्यक्ति है जिसको ए जानता है, और सी बी से ये गारंटी लेता है कि आप ए को जॉब पर रख लीजिए और
मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर ये कोई नुकसान करेगा तो मैं आपको उसकी पूर्ति कर दूंगा। इसी तरह से लोन के मामले हम देख सकते हैं। बैंक लोन अगर हमें लेना है, ए को बैंक लोन लेना है, बी बैंक है। अब इतना जो भी कंडीशन है, बी कहता है, बैंक कहता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को लाइए जो गारंटी दे सके। अब वो देखता है तो सी मिल जाता है जो उसका जानने वाला है, और वो एक की गारंटी दे देता है बैंक को कि अगर ए डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं आपको जितना भी अमाउंट होगा वो सारा आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल डेप्टर हुआ मूल ऋणी। फर्स्ट जो लायबिलिटी है, पहली जिम्मेदारी है, वो मूल ऋणी की है, ए की है। अगर नौकरी, मान लीजिए नौकरी उसने की है तो क्या होगा, नौकरी की है, उसने कोई नुकसान कर दिया तो पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहली जिम्मेदारी बनती है ए की, कि वो जो उसने नुकसान किया है या जो अगर लोन लिया है उसने बैंक से, तो पहली जिम्मेदारी ए की बनती है कि वो उस लोन को, या अगर जॉब में है कोई नुकसान किया है तो वो उस नुकसान को पूरा करे। लेकिन अगर वो उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाता तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? श्योरिटी की, क्योंकि उसने गारंटी ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई श्योरिटी लेता है, कहता है जी जरा गारंटर बन जाइए, मुझे लोन लेना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लोन वो नहीं ले रहा, लोन आप ले रहे हो। अगर उसने जरा सा भी डिफ़ॉल्ट किया, लोन नहीं दिया, तो तुरंत बैंक आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो तीन पार्टी होगी, क्रेडिटर, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर। तो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए। पहला है कि देखिए तीन, जैसा भी हमने डिस्कस किया, तीन पार्टी होती हैं, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। तो एक तो इसमें प्रॉमिस होती है। प्रॉमिस क्या होती है? पहली क्या होती है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस होती क्या है? प्रॉमिस ये होती है कि अगर पहली जो लायबिलिटी बनती है वो बनती है ए की, ठीक है, ए की लायबिलिटी बनती है, लेकिन ए अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो सी पिक्चर में आ जाएंगे, सी को तुरंत उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। दूसरी बात, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके अंदर। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में, कि सपोज करिए लोन ये बी से ले रहे हैं, बी बैंक है और ए को लोन लेना है। पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा ए और बी के बीच में। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? कि जो भी मैं लोन आपसे ले रहा हूँ वो मैं आपको तय टाइम पर, जो भी टाइम है उस पर विद इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट है तो मैं आपको लौटा दूंगा। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बी और सी के बीच में होता है, कि आपके गारंटी पर मैं ए को लोन दे रहा हूं और अगर ए डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको वो लोन मुझको देना पड़ेगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और सी के बीच में, कि आपकी गारंटी, आपके लोन लेने के लिए मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं। सी ये कहता है कि आपके लोन के लिए मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं और आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको टाइम पर जमा कीजिए, और अगर आप जमा नहीं करते हैं, मुझको जमा करना पड़ता है, मेरी कोई लायबिलिटी बनती है, तो मैं वो आपसे वसूल कर सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कहीं लिखा हो, ये कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ए के डिफ़ॉल्ट पर सी को कुछ देना पड़ता है तो पूरी तरह से सी विदाउट, मतलब कोई फॉर्मल, बिना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के भी सी जो गारंटर है वो ए से उसको वसूल कर सकता है। तो पहला है प्रिंसिपल डेप्टर होना चाहिए। प्रिंसिपल डेप्टर मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सपोज करिए कि अगर तीन व्यक्ति, ए और बी एक शॉप पर जाते हैं सी पर,
अब बी को कुछ ए को कुछ सामान चाहिए, एक सामान खरीदता है और बी ये कहता है कि ये जो पैसा है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा या नहीं होगा? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा, क्योंकि यहां फर्स्ट लायबिलिटी जो है, मतलब मूल ऋणी नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल डेप्टर नहीं है। देखिए अंतर क्या है, यहां पर ए ने सामान लिया सी से और बी ने कहा कि ये पैसा मैं दूंगा, मतलब कि जो फर्स्ट लायबिलिटी है ए की, प्रिंसिपल डेप्टर की, वो अराइज ही नहीं होती है, उत्पन्न ही नहीं होती है। इसलिए ये जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि अगर ए पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ये होता कि ए अगर पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, उस स्थिति में क्या होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता। तो मूल ऋणी प्रिंसिपल डेप्टर का होना जरूरी है। अगर प्रिंसिपल डेप्टर नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा यही है कि अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है, मतलब ए है, अगर वो कोई मतलब जो उसकी ड्यूटी थी उसको पूरा नहीं करता है तो तुरंत सी की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस बात पर क्वेश्चन थे कि क्या, इस बात पर काफ़ी क्वेश्चन उठे, कई बार ये आया कि जो लायबिलिटी होती है गारंटर की वो क्योंकि सेकेंडरी होती है, पहली देखिए, पहली जो, वापस आ जाते हैं यहीं पर, पहली जो लायबिलिटी है, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी के बीच में है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि सपोज करिए लोन का है, लोन लिया है अगर, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि आपसे जो मैं लोन ले रहा हूं वो मैं आपको विद इन टाइम, विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है वो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ए डिफॉल्ट करता है तो क्या बी के क्या अधिकार हुए? क्या वो पहले ए से प्रयास करेगा या फिर जैसे ही ए मना करता है या कोई डिफॉल्ट करता है सी की लायबिलिटी तुरंत स्टार्ट हो जाती है? तो हम बात ये कर रहे हैं कि क्या जो लायबिलिटी है गारंटर की, जो प्रतिभू है, जो सी है, क्या उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी है या फिर प्राथमिक उसकी लायबिलिटी है? मतलब कि अगर ए जैसे ही मना करता है लोन को या कोई डिफॉल्ट करता है तुरंत उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर दास AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट, पूरी साइटेशन नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो लायबिलिटी है गारंटर की, प्रतिभू की, श्योरिटी की, वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। उसको तब तक के लिए रोका नहीं जा सकता कि मतलब अगर सी ये कहे कि पहले आप ए के खिलाफ सारी चीजें कर लीजिए, अगर पैसे वसूल नहीं होते हैं तब मैं देने के लिए लायबल हूं। मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी गारंटर है, प्रतिभू है श्योरिटी की, और बी जो है वो आपका क्रेडिटर है, और ए जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर है, मूल ऋणी। अब ए ने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो बात यह आती है कि क्या जो ए है, मतलब जो बी है, वो ए से पहले प्रयास करेगा पूरे वसूलने के या फिर सी से वो तुरंत वसूलने के लिए कार्रवाई कर सकता है? पहले इसमें अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजन थे, तो डिस्प्यूट था, किसी ने कहा था कि नहीं, पहले उसको ए के खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो असफल रहता है तब बी की लायबिलिटी बनती है। लेकिन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर दास के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लायबिलिटी है श्योरिटी की, वो मूल ऋणी के बिल्कुल बराबर है, जैसा कि सेक्शन 128 में बताया गया है। सेक्शन 128 क्या है? द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। इसका मतलब ये हुआ कि लोन आपने लिया है, लोन उसने नहीं लिया, ए ने लोन नहीं लिया, ए ने तो लोन लिया ही है, समझिए, ए ने तो लोन लिया ही है, लेकिन अगर वो लेके भाग जाता है, पता नहीं कहां चला गया, जरा सा भी उसने डिफॉल्ट किया, तो तुरंत आपकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि पहले उससे वसूल करिए, जब उससे वसूल नहीं होंगे तब मैं देने का जिम्मेदार हूं। जैसे ही उसने डिफॉल्ट किया, अब ये बैंक की मर्जी है या जो भी क्रेडिटर है, ये उसकी मर्जी है कि वो आपसे वसूलेगा या उससे वसूलेगा, ठीक है। वो बात एक अलग है कि सेक्शन 140 में राइट ऑफ सब्रोगेशन, मतलब कि आपको अधिकार है कि जो पैसा आपने इसकी लायबिलिटी पर बी को दिया है, क्रेडिटर को दिया है, वो आप उससे वसूल सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। मतलब अगर ए ने 10,000 रुपए का लोन लिया बी से, आपने गारंटी दी कि मैं गारंटी लेता हूं, और उसने वो नहीं चुकाया, लोन विद इंटरेस्ट बैठ गया 12,000 रुपए का, तो पूरे 12,000 रुपए, और अगर कोई और एक्सपेंसेस जो बैंक ने उसको वसूल करने में खर्च किए हैं आपसे, वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अनलेस क्या है? अनलेस आपने इसके आगे अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अलग से कुछ उसमें अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ना किया हो। उसका मतलब ये है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मतलब बराबर। को एक्सटेंसिव का मतलब है कि आपने, ऐसा समझिए कि आपने ही पैसा लिया है, या अगर नौकरी दिलाई है और वो 1 लाख लेके भाग गया तो आप देंगे। कब तक? इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन भी साथ में दिया हुआ है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि आप अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर लेते हैं। लिमिटेड कैसे होगा? आप ये कहते हैं कि जी मैं 11,000 तक के लिए जिम्मेदार होऊंगा। आप गारंटी जब देते हैं तो आप बी को ये बताते हैं कि मैं 11,000 तक के लिए जिम्मेदार हूंगा, उससे ज़्यादा के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। अगर आप किसी की नौकरी लगवाते हैं, वहां आप कह देते हैं मैं 10,000 या 50,000 के लिए जिम्मेदार हूं, वो 1 लाख लेके भाग गया, आपने ए को बी के यहां नौकरी पे रखवाया, और ए जो है वो बी का 1 लाख रुपए लेके भाग गया। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, केवल इतना कहा कि मैं गारंटी देता हूं, तब तो आपको पूरा वो पेमेंट उसको देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति पूरी उसको देनी पड़ेगी। और अगर आप लिमिटेड कर देते हैं, लिमिटेड मतलब आप ये कह देते हैं जी 50,000 रुपए तक की मेरी गारंटी है, इसके आगे आप जानो, ठीक है। अब अगर बी उसके ऊपर 50,000 से ज्यादा का विश्वास करता है या उसे देता है, तो ये वो अपनी रिस्क पर करता, आपके रिस्क पर नहीं करता, ठीक है। मतलब अगर आपने मेंशन नहीं किया है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि जी मैं लिमिटेड लायबिलिटी अपनी इतनी करता हूं, अगर किया है तो आप उतनी लिमिट तक के लिए लायबल होंगे। अदरवाइज आप सारी चीजों के लिए, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस टोटल जो भी होंगे, वो पूरे के लिए जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए को एक्सटेंसिव वर्ड का यूज किया गया है। सम विस्तरण इसको हिंदी में कहते हैं, सम विस्तरण। सम विस्तरण का मतलब है, को एक्सटेंसिव का मतलब है बराबर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई आपसे साइन कराने लगे कि गारंटी दे दीजिए बैंक पे, तो सोच समझ के करना, ये सोच के करना कि वो लोन वो नहीं ले रहे, वो आप ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या राइट होते हैं श्योरिटी के? श्योरिटी के भी कुछ राइट होंगे, नहीं होंगे, बेचारे को फ्री में ही मारे जाओगे। श्योरिटी के राइट है, पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन, सेक्शन 140।
इसका मतलब ये है, सबरोगेशन का मतलब ये है कि अगर आपको पेमेंट करना पड़ा इसके डिफ़ॉल्ट पर, ए के डिफ़ॉल्ट पर बी को, तो जो बी के राइट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। सपोज करिए कि ए ने लोन लिया 10,000 रुपये का और उसके पास कुछ 5,000 रुपये की कुछ वैल्यू की कोई चीज़ थी या प्रॉपर्टी थी, उसके डॉक्यूमेंट इनके पास बंधक हैं, इनके पास रखे हैं और आपकी भी गारंटी थी। बैंक ने वो जो चीज़ थी उसको बेचने का प्रयास नहीं किया, पहले आपसे ही वसूल कर लिए क्योंकि आपका अकाउंट था उसमें से इन्होंने काट लिए, ठीक है। या अकाउंट नहीं भी था तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी और आपसे पैसा वो वसूल कर लिया। आप रेपुटेड फैमिली से हैं, आपने तुरंत उसका पेमेंट कर दिया। अब बात ये आती है कि जो बैंक के पास अगर कोई ए के खिलाफ कुछ करने का राइट है, ठीक है, मान लीजिए एक अकाउंट था बैंक में, उसमें कुछ पैसे हैं या कोई चीज़ उसने गिरवी बैंक पर, बैंक के यहाँ उसने गारंटी में कोई चीज़ रखी है, या जो भी राइट बैंक के होते वो राइट बैंक से आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि आपने ए के बिहाफ पर बी को पेमेंट किया है, इसलिए जो बी के राइट थी, बी का राइट है ना कि वो ए से पैसा वसूल करे। पहला राइट तो, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ए और बी के बीच में है कि आपको वो पैसा उनका देना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं और आपने सी को देना पड़ा, तो सी के पास वही राइट आ जाएंगे जो बी के पास हैं और सी ए से वसूल कर सकता है, ठीक है। इसके जो राइट थे इसके लिए वो ट्रांसफ़र होकर इनके पास पहुंच जाते हैं और ये उनसे वसूल कर सकता है, ठीक है। राइट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 145 इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और सी के बीच में, सेक्शन 1 ए और सी के बीच में, ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी गारंटी लेते हैं तो उसमें उसका और आपका ए और सी का ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपकी वजह से मुझे कोई नुकसान, मतलब मुझे कुछ पैसा देना पड़ा या मुझे कोई नुकसान उठाना पड़ा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप करोगे। ये सेक्शन 145 में इंडेमनिटी के लिए, इस तरह के मामले के लिए सेक्शन 145 में प्रोविज़न किया गया है कि इस तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में माना जाएगा। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज टू कंट्रीब्यूट इक्वली। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ केवल सी नहीं है, सी प्लस डी प्लस ई, मतलब एक श्योरिटी नहीं है, ज़्यादा श्योरिटी हैं, मतलब गारंटर जो हैं वो ज़्यादा हैं, एक नहीं है। सी की जगह सी है, डी है, ई है, एफ है, तो सी का या बाकी सारे लोगों का ये राइट है कि वो उसको इक्वली कंट्रीब्यूट करें। मान लीजिए सी और डी है, सी प्लस डी है गारंटर और 12,000 रुपये इनको देने पड़ते हैं, तो वो इक्वल होंगे। 6,000 ये देंगे, 6,000 ये देंगे, या सी ने अगर 6,000 दे दिए हैं तो वो डी से उनको वसूल करेंगे, ठीक है। पहली तो बात यही है कि दोनों को बराबर बराबर देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है सेक्शन 146 में। नेक्स्ट है श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। अगर वही जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अगर जो क्रेडिटर है, ठीक है, मतलब ए ने सी के यहाँ कुछ सिक्योरिटी अगर कोई दी है, ठीक है, उससे जो भी बेनिफिट, और ए ने, यहाँ समझ लेते हैं, ए ने बी को कुछ सिक्योरिटी दी है और इसको इसकी जगह पैसा देना पड़ता है बी को, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इसके यहाँ अगर कोई सिक्योरिटी या कुछ कोई भी चीज़ है उससे कोई बेनिफिट होता है तो उसका हकदार कौन होगा? सी होगा। या अगर सी प्लस डी या कोई और ज़्यादा लोग हैं तो वो सारे इक्वली उसके लिए हकदार होंगे। अब दूसरी जो मेन चीज़ है
वो है कि कंसीडरेशन, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो यहां पर जो कंसीडरेशन है सेक्शन 127, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस फॉर द बेनिफिट of the principal debtor may be a sufficient consideration to surety for giving the guarantee. Anything done or promised made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving guarantee. इसका मतलब ये है कि देखिए ए ने बी से लोन लिया, ठीक है, और बी ने उसके बदले में गारंटी ली सी से या इससे भी गारंटी ली, तो बी के लिए तो कंसीडरेशन ये हो गया और ए के लिए ये हो गया जो उसको चीज़ मिलती है, चाहे नौकरी मिलती है या पैसा उसको लोन पर मिला। अब बात यह है कि सी और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें क्या कंसीडरेशन है। तो सेक्शन 127 ये कहता है कि ए ने जो प्रॉमिस की सी के साथ और बी के साथ, वही सी के लिए पर्याप्त कंसीडरेशन है, अलग से किसी कंसीडरेशन की आवश्यकता इस तरह के मामलों में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के मामलों में नहीं होती है। तो अभी हमने बात की थी सेक्शन 128 की, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। बात हम कर चुके हैं कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग से नहीं किया है तो बिल्कुल बराबर जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेप्टर की है वही आपकी होगी। बीच में एक बार देख लेते हैं कि गारंटी और इंडेमनिटी में क्या अंतर होता है। एक्चुअली ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या बीच में 20 मार्क्स में क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड इंडेमनिटी। प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं और प्रत्याभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या अंतर है। पहला है 3 पार्टी गारंटी, 3 पार्टीज, इसमें 3 पार्टी होती हैं, प्रिंसिपल, डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। इसमें केवल 2 पार्टी होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। नंबर 2, एंटर्ड इनटू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है कि जो क्रेडिटर है, जो बी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ताकि उसको कोई नुकसान करके ए ना भाग सके। इट इज एंटर्ड इनटू फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस ओनली। ये किसके लिए होता है? ये बी के लिए होता है। ए और बी 2 पार्टीज में होती है ना। ए ये प्रॉमिस करता है बी से कि अगर आपको नुकसान होता है तो मैं उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लाभ के लिए हुआ? बी के लाभ के लिए, मतलब इंडेमनीफाइड के लिए। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में और ए और सी के बीच में। यहां केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में। नंबर 4, कॉन्सिक्वेंटल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल बिटवीन क्रेडिटर एंड डेप्टर। ये केवल एक ऐसी सिचुएशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर ए डिफॉल्ट करता है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता है? ए और बी के, मतलब प्रिंसिपल, डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सी जो इन्वॉल्वमेंट सी का होता है वो तो केवल उस समय के लिए है जब ए डिफॉल्ट करता है, जबकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, ये ओरिजिनल और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी लाइबिलिटी ऑफ इफ प्रिंसिपल डेप्टर इज नॉट लाइबल द श्योरिटी विल ऑल्सो। इसका मतलब ये है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया सेक्शन 128, 2 चीजें हो सकती हैं 128 में। उसमें कहा कि जो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी है वो को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव मतलब बराबर, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसमें हो सकते हैं। पॉजिटिव तो उसका ये है, पॉजिटिव ये है कि या नेगेटिव समझ लीजिए, पॉजिटिव समझ लीजिए। एक तो उसका हिस्सा ये है कि जितनी भी लायबिलिटी होगी वो सारी आपकी होगी। दूसरा ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है तो आपकी भी नहीं है।
प्रिंसिपल डेप्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है तो आपकी भी नहीं होगी। बी एक बैंक है और बी ने ए को ओवरड्राफ्ट करके 25,000 रुपये दिए, ठीक है। सी ने इसकी गारंटी दी। अब क्या है कि बैंक के जो रूल्स थे उसमें 20,000 रुपये से ऊपर का ओवरड्राफ्ट दिया ही नहीं जा सकता था। तो हुआ क्या कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में, तो ये हुआ वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया। तो अगर किसी भी स्थिति में क्या होता है कि अगर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, मतलब अगर जो लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर की बनती ही नहीं है, ठीक है, तो श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में अगर ए की कोई लायबिलिटी नहीं है तो सी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, और दूसरी तरफ जितनी इसकी लायबिलिटी है उतनी इसकी लायबिलिटी होगी। मतलब यह है कि अगर इसकी लायबिलिटी है तो पूरी इसकी भी है, अगर इसकी नहीं है लायबिलिटी तो सी की भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए से आप नहीं वसूल सकते तो आप कहेंगे सी से वसूल कर लेंगे, सी से भी नहीं वसूल सकते। इसमें प्राइमरी लायबिलिटी फॉर इंडेमनीफायर होता है। नेक्स्ट, इफ श्योरिटी डिस्चार्ज द डेब्ट पेबल बाय प्रिंसिपल डेप्टर, ही स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर एंड बिकम एंटाइटल्ड टू रियलाइज द मनी पेड इन हिज ओन राइट। वही अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सी ए के डिफ़ॉल्ट करने पर कुछ अपना खर्चा करता है या कुछ उसको देना पड़ता है तो क्या होगा कि जो अधिकार श्योरिटी क्रेडिटर के थे, मूल जो लेनदार जो है, जो बी है, उसके जो अधिकार थे वही अधिकार किसके हो जाएंगे, सी के। सी मतलब कौन, श्योरिटी, जिसने की गारंटी दी है। Indemnifier must always bring the suit the name of indemnified and cannot sue third parties in his own name. सेक्शन 125 में हमने डिस्कस किया था कि अगर 3 कंडीशन थी उसमें, कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया है इंडेमनीफायर ने और वो उसको पूरा नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट सूट ला सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी कहीं भी किसी भी स्टेज पर इन्वॉल्व नहीं होती है। अभी बात कर रहे थे हम लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी व्हेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो हम बात कर रहे थे लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी व्हेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अभी जैसा डिस्कस किया हमने, कंपैरिजन जब हम कर रहे थे कि अगर सेक्शन 128 जब हम देखते हैं कि को एक्सटेंसिव मतलब बराबर की लायबिलिटी दोनों की होती है, और केलप्पन नाम्बियार वर्सेस खुन्ही रमन AR 1957 मद्रास 164, मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी भी समाप्त हो जाएगी। अगर ए और बी के बीच में, मतलब कि प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड है, ठीक है, तो सी की भी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं 2 तरह की गारंटी हो सकती है, कंटिन्यूइंग गारंटी और ऑर्डिनरी या फिर स्पेसिफिक गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी वो होती है जो लगातार चलती रहती है, मतलब बहुत सारी सीरीज के लिए आप कोई गारंटी देते हैं। और जो ऑर्डिनरी गारंटी है वो क्या होती है कि केवल एक ट्रांजैक्शन के लिए या एक बार के लिए आपने गारंटी दी है। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब ऐसे समझेंगे इसको, ये प्रिंसिपल डेप्टर हो गया, ये आपका क्रेडिटर हो गया, और वो आपका सी श्योरिटी हो गया। अब समझने का प्रयास हम करेंगे कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है
और ऑर्डिनरी गारंटी या स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है। देखिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया बैंक का, कि बैंक से आपने लोन लिया, दैट इज़ अ ओरिजिनल और स्पेसिफिक गारंटी। मतलब जब तक वो लोन नहीं दे देगा आपकी गारंटी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन कुछ गारंटी ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूइंग चलती रहती हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे एक बार 129 पढ़ लेते हैं। ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। कैसे हो सकती है कंटिन्यूइंग गारंटी? सेम है, ए ने बी के हैं नौकरी की, और ए का काम क्या है कि सपोज करिए वो एक एजेंट है या सप्लायर है एक, ठीक है, ये होलसेलर है और ये उसका सप्लायर है, ठीक है, मतलब उसके यहाँ नौकरी करता है और ये उसकी सप्लाई करता है। तो क्या होगा कि सप्लाई करने में पैसे का लेन देन होगा, ठीक है। तो रोज आज उसने आए पैसे कलेक्शन करके दे दिया, फिर कल दे दिया, मतलब इसको अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए है, और सी ने इसकी गारंटी दी है। सी ने गारंटी सपोज करिए अगर 128 देखते हैं कि या तो लिमिटेड कर दी हो उसको, ठीक है, मतलब उसने कहा कि 1 लाख तक की मेरी गारंटी है, तब तो 1 लाख तक के लिए जिम्मेदार होगा। और अगर 1 लाख या कुछ ऐसा नहीं कहा है तो जितना भी नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार सी ही होगा। तो ये इस तरह के जो मामले हैं वहाँ क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी मानी जाएगी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कि आपने सी ने उसको जॉब पे लगवा दिया, उसके बाद रोज़ वो पैसे जो सप्लाई माल होता है उसके पैसे इकट्ठे करके उसको ला के देता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर सी चाहे उसको ब्रेक करना, उसको अपनी गारंटी को ख़त्म करना, तो वो बीच में से ख़त्म कर सकता है। स्थिति क्या होगी भाई, सी ने कहा कि आज से आज तक का जो कुछ है हिसाब कर लीजिए, आज एक पर्टिकुलर कोई भी डेट है, तो क्या होगा, अब बी के ऊपर 10,000 रुपये हैं, ए के ऊपर 10,000 रुपये निकलते हैं बी के, ठीक है। सी ने कहा कि आज से मेरी गारंटी ख़त्म। तो दो कंडीशन होगी, अगर ए 10,000 वापस देता है तब तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज सी 10,000 पेमेंट करेगा और अपनी गारंटी से फ्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेज पे बीच में आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम जो होती है, ऑर्डिनरी जो गारंटी होती है, वो बीच में नहीं तोड़ी जा सकती है। अब बैंक ने अगर लोन दे दिया तो जब तक लोन वो वापस नहीं देगा तो आपकी गारंटी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं उसमें गारंटी को बीच में से ख़त्म किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 133 की। इम्पोर्टेंट है, और देखिए 3 तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। पहला तो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी, और व्हाट इज इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, सेक्शन 128 पर, कि किस तरह से आप साबित करेंगे कि वो उसके बराबर है। तो दोनों तरह से हमें देखना है कि अगर केस लॉ के साथ उसको देखना है कि जैसे ही ए मना करता है तो सी की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो फिर बी की भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि किस तरह से, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनसे जो श्योरिटी है वो, उसकी जो गारंटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। सेक्शन 133, एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर डिस्चार्ज द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। देखिए, इसको समझ लेते हैं ज़रा, क्या है इसका मतलब।
ए ने एक जॉब ली, बी के यहाँ जॉब की, और सी उसका गारंटर है। ठीक है, वही सेम है जैसा अभी हम कर रहे थे। मतलब प्रिंसिपल क्रेडिटर, इस प्रिंसिपल डेप्टर भी इसको कह सकते हैं, इसको क्रेडिटर कह सकते हैं, और इसको श्योरिटी कह सकते हैं। अब हुआ ये कि इसको इन्होंने पियोन की जॉब पर लगवाया था। ठीक है, सैलरी थी उनकी 6,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके काम से खुश होकर, और इन्होंने इनकी सी ने गारंटी दी थी कि अगर ये कोई नुकसान करते हैं तो पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँगा। अब क्या होता है कि जब ये कुछ टाइम काम कर लेते हैं तो बी जो है वो ए थोड़ा पढ़ना लिखना भी जानते थे, तो ये इनको कैशियर बना देते हैं। कैशियर बना देते हैं तो कैश उनके हाथ में आने लगता, सैलरी भी उनकी 10,000 हो जाती है। ये बात बिना सी के कंसेंट के, ये जो होता है ये बिना सी के कंसेंट के होता है, और बी द्वारा सी को इस मामले में कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद जो कैशियर है वो वहाँ से 5 लाख रुपए लेकर, मतलब सपोज कर रहे हैं केवल कि 5 लाख रुपए वो लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब बी सी के ऊपर केस करते हैं कि आप इनके जो क्लेम करते हैं कि आप इनका जो पैसा है वो सारा दीजिए। अब बात यह है कि क्या सी जिम्मेदार है या नहीं है, उसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 133। एनी वेरिएंस मेड विदाउट श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेप्टर and the creditor discharges the surety as to transaction subsequent to the variance। मतलब कि अगर सारवान, हिंदी में उसको कहा गया सारवान मतलब सफिशिएंट, अगर फर्क पड़ा है कॉन्ट्रैक्ट पर, जो इन तीनों के बीच में अलग अलग हैं, उन कॉन्ट्रैक्टों पर अगर फर्क पड़ा है और उसकी जानकारी सी को नहीं दी जाती है, तो सी अपने दायित्व से, जो लायबिलिटी है उससे फ्री हो जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल हमने दिया, ये इस तरह का एग्जाम्पल है जहां पर सी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है कि आपने पियोन को कैशियर बना दिया, सैलरी उसकी बढ़ा दी, और दूसरा नेचर ऑफ वर्क जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। पियोन का काम अलग है और कैशियर के हाथ में तो कैश आना ही है। तो पियोन कितने मतलब अगर लेकर भागेगा तो कैशियर ज़्यादा लेकर भाग सकता है पियोन के मुकाबले। ठीक है, चलिए जो भी है, अगर ये कंसेंट सी की होती, सी को बताते और सी की कंसेंट होती, तो उस मामले में सी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते। लेकिन सी को क्योंकि कोई भी बात जो बतानी चाहिए थी, सी को कोई भी बात नहीं बताई गई, इसलिए सी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। वार्ड वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। तो एक केस वार्ड वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, इसमें क्या था कि जो क्या हुआ कि लोन का मैटर था, लोन दिलाया गया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ना यहाँ पर कि ए ने लोन लिया बी से और सी गारंटर थे, बिना सी को बताए जो ब्याज दरें थीं वो चेंज कर दी गई। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था लोन का वो चेंज कर दिया गया और इनको नहीं बताया गया। तो वो इनको नहीं बताया गया, तो कोर्ट ने माना, जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने माना कि ये जो चेंजेस उसमें किए गए वो अपने आप में इतने पर्याप्त थे कि वो जो सी है उसको उसकी लायबिलिटी से फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जब जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाता है? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सेक्शन
130। कंटिन्यूइंग गारंटी कोई है और उसमें किसी स्टेज पर आप नोटिस दे देते हैं दोनों को, ठीक है, या क्रेडिटर को नोटिस दे देते हैं बी को कि आज तक जितना है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो आज तक का जो हिसाब है, जो भी कुछ है, अगर बी के ऊपर, सॉरी बी का ए के ऊपर कुछ है तो वो आप, और वो नहीं उससे ले सकता तो आप दे देंगे, ठीक है, या आपने दे दिया तो आप फिर ए से वसूल कर लेंगे, ठीक है। फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर 10,000 रुपये ए के ऊपर हैं तो आप 10,000 रुपये के लिए तो लाइबल हैं, कल जो कुछ होगा, कल जो ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी इज डेथ। श्योरिटी की, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी में श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन तक की लाइबिलिटी के, उस दिन तक के लिए जो श्योरिटी है उसके जो परिवार वाले हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, वो जिम्मेदार होंगे, उसके बाद वो जिम्मेदार नहीं होंगे। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है, जो मूल रीडिंग है, जो ए है, वो किसी भी कारण से जो उसकी लाइबिलिटी है उससे फ्री हो जाता है, चाहे तो कारण कुछ भी हो, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में वॉइड होना, या फिर खुद ही जो बी है उसने उसको फ्री कर दिया कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तब सी की भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। कंपोजिशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड एग्रीमेंट नॉट टू शू। अगर जो टाइम है वो बिना उसको बताए हुए बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए पैसे वसूल करने का जो टाइम है बी वो बढ़ा देता है ए के कहने पर, और या फिर ये एग्रीमेंट होता है कि मैं आपके खिलाफ केस नहीं फाइल करूंगा, मतलब ए, बी और ए आपस में, बी ए कॉन्टैक्ट कर लेता है ए से कि मैं आपके खिलाफ केस नहीं करूंगा, सी के खिलाफ करूंगा, उस कंडीशन में भी सेक्शन 135 में जो सी है वो उस अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसका मतलब ये है कि अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर, जो सॉरी श्योरिटी है, जो बी है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे जो सी है उसके राइट में कुछ फर्क पड़ता है, दोनों सपोज करिए ए और बी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिससे ए को धोखा देने के उद्देश्य से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या बिना उसकी जानकारी के कुछ ऐसा कोई एक्ट करते हैं जिससे बी के सी के इंटरेस्ट पर असर पड़े, तो और ये बात साबित हो जाती है तो सी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं राइट ऑफ श्योरिटीज। जो बेचारा श्योरिटी दे रहा है उसके क्या क्या राइट होते हैं। पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का राइट उसको होता है, मतलब प्रत्यासन, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यासन। प्रत्यासन का अधिकार, प्रत्यासन का अधिकार मतलब कि अब वो अगर उसने कोई पेमेंट करी है सी को ए के डिफॉल्ट पर, तो वो सी से इसको वसूल सकता है। जो बी का राइट है वो सी के पास आ जाएगा। मतलब इसका केवल ये है कि जो बी का राइट है वो ट्रांसफर होकर सी के पास आ जाएगा। राइट टू इंडेमनिटी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 145। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और सी के बीच में कि अगर आपकी वजह से मुझे कोई भी अमाउंट या कुछ भी क्षतिपूर्ति बी को अगर देनी पड़ी तो वो मैं आपसे वसूल कर सकता हूं। नंबर नेक्स्ट, तो राइट श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। तो इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको दोबारा बता देता हूं कि टोटल होता क्या है। टोटल ये होता है कि ए बी सी तीन पार्टी होती हैं। सी ने गारंटी दी है ए की बी को कि अगर आपकी वजह से अगर ये कोई नुकसान करते हैं तो मैं इनके लिए जिम्मेदार हूँगा, और अगर ए नुकसान कोई करता है तो सी उसके लिए, सी की प्राइमरी ड्यूटी है वो, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता बी से कि पहले आप ए के अगेंस्ट सारे वो करो, जो भी कर सकते हो, उसके बाद मैं जिम्मेदार हूँगा, ठीक है। सेक्शन 128 ये कहता है कि लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव मतलब बराबर होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर जो
ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो सी की भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य हो जाता है, ए और बी के बीच में वॉइड हो जाता है, तो सी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर बी को सी देता है ए के डिफॉल्ट पर कुछ भी, कोई कितना भी पैसा, तो सी ए से वसूल कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ बने रहिए studykhazana.com पर। थैंक यू।